हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। एज वी ऑल नो कि एग्जाम पास में आने वाले हैं एंड हमें प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। तो आपके केमिस्ट्री के और फिजिक्स के कुछ लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बायो सेक्शन को। तो बायो सेक्शन में जो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के अंदर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोडक्शन क्या है, पहला पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड सेकेंड हम यहाँ पे कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब कौन कौन से टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको कवर करेंगे। एंड एसेक्सुअल की जो वेरियस टाइप है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका बडिंग है, जैसे आपका फिजन है, जैसे आपका रीजनरेशन है, जैसे आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इन सभी को हम वन बाय वन कवर करेंगे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एंड रिप्रोडक्शन स्पेशली किसको, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि कैसे ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, इस टॉपिक को हम अलग से प्रॉपरली एक अलग से लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी टाइप्स को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा चीजों को समझना होता है। बेसिकली मैथ्स है तो समझेंगे नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे। अब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, जहां पे आपको चीजों को बेसिकली याद करना पड़ता है कोरिलेशन के साथ। अब कोरिलेशन किस प्रकार का? इस प्रकार का कोरिलेशन जहां पर आपको अगर ये पता है कि सल्फर कैसे दिखता है, आपको ये पता है आयरन कैसे दिखता है, आपको अगर ये पता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की क्या टेंडेंसीज हैं, इनके एटम्स कैसे दिखते हैं, तो आप इजीली उनको कर पाओगे। अब बायो के लिए कई बार एक बात कही जाती है कि बायो इज अ सब्जेक्ट जहां पे आपको रट्टा करना लगाना पड़ता है, दैट इज रट्टाफिकेशन। आपको चीजों को मेमोराइज करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। हम एक चीज को समझेंगे कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट इज प्योरली ड्रिवन बाय लॉजिक। बायो में कोई भी चीज एवं ही नहीं हो रही है, बायो में हर एक चीज लॉजिक की वजह से हो रही है। किसी चीज में अगर लॉजिक है तो बायो में वो है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो उसी लॉजिक को अब हम बायो के अंदर एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रट्टा नहीं लगाएंगे। बायो के अंदर एक थंब रूल है, वो थंब रूल क्या है? चीजों को समझ लो, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम चीजों को समझेंगे नहीं तो रट्टा लगाना पड़ेगा, और रट्टा लगाते वक्त क्या है कि चीजें याद नहीं रहती हैं। समझकर शायद से मैं एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर मैंने कुछ समझा हुआ है 3 मार्क्स का लिखाऊंगा, बट अगर मैंने रट्टा लगाया और वो रट्टे का एक दो वर्ड भी ऊपर नीचे हो गया तो मेरा पूरा आंसर गया, मेरे सारे के सारे नंबर गए। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर के अंदर हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं कि भैया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर ही क्यों रहा है, हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत ही क्या है। भाई नहीं करते ना, जरूरत नहीं है तो नहीं करते। तो पहले कुछ पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। 4-5 पॉइंट्स हैं, वन बाय वन इनको क्लियर करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो अगर रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे कि एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से जब नया एक ऑर्गेनिज्म बनता है ऑफ द सेम स्पीसीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ऑफ द सेम स्पीसीज नोन एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि जब भी कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है, उसको भी रिप्रोडक्शन कहेंगे। यानी कि जो भी सेम स्पीसीज का होना चाहिए, सेम कैरेक्टर्स वहां पे होने चाहिए। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन अर्थ। यानी कि रिप्रोडक्शन किसके लिए जरूरी है? सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ। ऐसा क्यों, समझते हैं। मान लो ये आपके डॉग्स हो गए। अब डॉग्स ने क्या काम किया कि रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया। भाई नहीं करते रिप्रोडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ डॉग है वो डिक्लाइन करने लगेगी। क्यों डिक्लाइन करने लगी? क्योंकि वहां पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी एक एज होती है, एवरेज एज ऑफ अ डॉग इज 16 to 18 ईयर्स। तो वहां पे क्या होगा, उतने टाइम के बाद डॉग्स की डेथ होने लगेगी, धीरे धीरे डॉग्स के नंबर कम होने लगेंगे। एंड जैसे जैसे नंबर कम होंगे देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम, मान लो कि आज की डेट में अगर आपके आसपास 100 डॉग रहते हैं
एंड सबकी एज अभी 1-1.5 साल की है, मान लेते हैं सबकी एज कितनी है, 1 से 2 साल है। तो अगले 17 सालों के अंदर अंदर अगर वहां पे रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो 0 डॉग बिकॉज ऑफ डेथ। तो आपके यहाँ पे वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। सेम विद ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, सेम विद ह्यूमंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, नए लोग नहीं आएंगे, हमारी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन की उम्र बढ़ती रहेगी, जिसके बाद आफ्टर अ सर्टेन एज, एवरेज एज ऑफ ह्यूमन इज अराउंड 70 to 75 ईयर्स। तो मान लो 75 साल की एज तक होते होते सारे के सारे ह्यूमंस की डेथ होने लगेगी, और एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां पर ह्यूमन स्पीसीज बचेगी ही नहीं। ये सेम केस देखने को मिलता है व्हाइट राइनोसोरस के अंदर, ये सेम केस देखने को मिलता है व्हाइट टॉर्टोइस टर्टल्स के अंदर, जहां पे रिप्रोडक्शन रेट बहुत स्लो था, बहुत स्लो था, जिसकी वजह से क्या हुआ, या तो वो आज की डेट में वो स्पीसीज जो है एंडेंजर्ड है या फिर एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो ये सारी की सारी कुछ चीजें हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो नई लाइफ ही नहीं आएगी, नई लाइफ नहीं आएगी तो वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी। एंड ऐसा अगर सब स्पीसीज के साथ होने लगे तो अर्थ के ऊपर लाइफ ही खत्म हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा अर्थ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक लायन है, अब लायन ने आगे रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, ठीक है। अब लायन जिस भी फूड वेब के अंदर, जिस भी फूड चेन के अंदर है, इसको हम एक चैप्टर है आपका जिसके अंदर अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना समझते हैं कि ग्रास को कौन खाता है, ग्रास को आपका डियर खाता है, और डियर को कौन खाता है, लायन खाता है। मान लो लायन ने रिप्रोडक्शन बंद कर दिया, डियर रिप्रोडक्शन अभी भी कर रहा है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट लायन की डेथ हो जाएगी, ठीक है, लायन की डेथ हो गई तो इस फूड चेन से एलिमिनेट हो गया। अब डियर्स की नंबर क्या होगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो जब जब ज्यादा डियर हो जाएंगे, जब ज्यादा हिरन हो जाएंगे तो क्या काम करेंगे, वो ज्यादा घास खाएंगे, ज्यादा घास खाएंगे तो घास की कमी पड़ने लगेगी, जिसकी वजह से आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इन डियर्स की डेथ होने लगेगी। अब जहां पर भी जिस जिस फूड चेन के अंदर ग्रास इन्वॉल्व है या डियर इन्वॉल्व है, वो सारी सारी फूड चेन हिल जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे पूरी अर्थ के ऊपर एक डिसबैलेंस सा क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। द रिप्रोडक्शन ऑफ बाय ह्यूमन बीइंग्स एंश्योर दैट ह्यूमन स्पीसीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ ऑल द टाइम। अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे ह्यूमन बीइंग्स तो क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगी भाई, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी 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 नेसेसरी प्रोसेस, विच इज नॉट लाइक कि हर किसी को करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये इसका कोई मापदंड नहीं है। बट रिप्रोडक्शन बहुत नेसेसरी है, बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे हमारी यूटिलाइज होती है हमारी बॉडी की, बट स्टिल वी रिक्वायर दैट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। Reproduction gives rise to more organisms with the same basic character as their parent. For example, आप कैसे दिखते हो, आप वैसे ही दिखते हो जैसे आपके मम्मी पापा दिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात करें, दो लोगों की बात करते हैं, एक हो गया अंकुर एंड एक लड़की का नाम ले लेते हैं, लड़की का नाम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आकृति, ठीक है। इन दोनों की मैरिज होती है एंड इन दोनों को के दो बच्चे होते हैं। मान लो पहले बच्चे का नाम लिख लेते हैं हम अभी एंड दूसरे का लिख लेते हैं हम शुद्धि, ठीक है। अब अभी के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो अंकुर और आकृति से मिलेंगे, जो शुद्धि है उसके कैरेक्टर्स भी किससे मिलेंगे, अंकुर से और आकृति से मिलेंगे। यानी कि अभी और शुद्धि के अंदर कई सारी सिमिलैरिटीज होंगी, क्योंकि सेम पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग है, सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो क्या होगा, इस जनरेशन के अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक मैच करेंगे, बट दोनों के अंदर कई सारे वेरिएशन होंगे। पहला वेरिएशन तो मैं बता देता हूँ, चलो मैं मान रहा हूँ ये मेल है और ये फीमेल है, तो पहला वेरिएशन तो जेंडर का वेरिएशन हो गया। फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का भी वेरिएशन हो गया जेंडर के वेरिएशन की वजह से। उसके अलावा अगर इनके आप फिजिकल फीचर्स देखोगे, मान लो अंकुर के जो फीचर्स हैं वो ज्यादा शुद्धि से मिलते हैं और आकृति के फीचर्स ज्यादा अभी से मिलते हैं, तो ये भी एक चीज हो गया। तो रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एज देयर पेरेंट। बेसिक कैरेक्टर किसके जैसे हैं, दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, पेरेंट जैसे हैं। बट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पे कई सारे वेरिएशन भी आए हैं, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। नाउ
There are two types of reproduction. If we talk about the types of reproduction, there are two types of reproduction. One is asexual and second one is sexual reproduction. Asexual reproduction क्या है? जहां पर सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अमीबा है. अमीबा किस तरीके से काम करता है कि ये भैया आप कुछ भी ड्रॉ कर दो तो अमीबा बन जाता है. अमीबा की सबसे अच्छी बात होती है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि अमीबा अपने न्यूक्लियस को एनलार्ज करेगा. ठीक है, और उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होगा. तो ये कुछ ऐसी सी एक इमेज बनाएगा. तो यहां से अमीबा अपने आप को दो डॉटर सेल के अंदर, यानी कि कुछ इस तरीके से दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट कर लेगा. दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कोई और गैमेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिंगल पेरेंट की ही रिक्वायरमेंट है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है. सेकंड चीज, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि इस प्रोसेस की वजह से जो अमीबा है वो इमॉर्टल है, यानी कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा. कैसे समझते हैं? ये जो अमीबा है ये दो हिस्सों में टूटा. ठीक है, तो इसमें दो डॉटर, तो मैं कह सकता हूँ ये सेम सेल जो है ये ही तो ये दोनों सेल हैं. अमीबा ने अपने आप को दो में डिवाइड कर लिया. अब ये भी आगे दो में डिवाइड कर जाएगा, ये भी आगे दो में डिवाइड कर जाएगा, उसके आगे ये भी दो में डिवाइड कर जाएगा, उसके आगे ये भी दो में डिवाइड कर देगा. बेसिकली ये एक सेल ही तो अपने आप को इतने सारे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवाइड कर रहा है. कोई नया ऑर्गेनिज्म तो नहीं आया है. तो वो सेल तो अभी भी एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट के अंदर, है ना, अर्थ के ऊपर. तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये एक तो प्रोसेस क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए काम करता है एंड कुछ वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है. वो सेम अमीबा चेंज हो रहा है, ज्यादा ज्यादा शेप में चेंज है बस. जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी. आप क्लोन बना रहे हो, आप एकदम कॉपी बना रहे हो. ठीक है, तो दिस इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेकंड वन इज योर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां पे क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि इस तरीके से मेल एंड फीमेल गैमेट होता है. अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, इसको हम आगे पढ़ेंगे. मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं. एंड फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को क्या बोला जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहां पर आपके दो गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है. कितने गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है? दो गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसके टाइप कौन से हैं. तो हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक सिंगल पैरेंट की रिक्वायरमेंट होती है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, दैट इज जिनको हम सेक्स सेल भी बोलते हैं. दैट इज जैसे हमने स्पर्म के बारे में बात कर रहे थे या ओवा के बारे में बात कर रहे थे, तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सिंगल पैरेंट ही अपने आप को डिवाइड कर लेता है. ठीक है, तो इसी को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे. अब कौन कौन से इसके टाइप्स हैं? तो जैसे बाइनरी फिजन इसका एक टाइप है, जैसे जो हमने अभी अमीबा के बारे में बात करी, इसको डिटेल में देखेंगे. बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपोस फंगस के अंदर, रीजनरेशन इन प्लानेरिया, एक तरीके से वो भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है रीजनरेशन के थ्रू. फ्रेगमेंटेशन है स्पाइरोगायरा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट लाइक रोजेस, पोटैटो के अंदर भी हम लोग यूज कर रहे हैं एंड इस तरीके से. एंड प्लीज नोट दैट asexual reproduction is the simplest reproduction. simplest reproduction क्यों बोल रहे हैं? क्यों simplest हमने इसको क्यों बोल दिया? अब ये भी एक वर्ड है तो इसको एक्सप्लेन करते हैं. सिंपलेस्ट हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है. जो डीएनए है वो बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रहा है अपने आप को, यानी कि कॉपी करता जा रहा है अपने आप को, क्लोन बना रहा है. कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. कैसे? आपका एक अमीबा था, वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया, इतना ही हुआ बस. कोई इसमें एनर्जी नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लगा, कोई इसमें ये नहीं लगा कि इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, इसके अंदर सेक्स चेंजेस कैसे होंगे, इसके अंदर वेरिएशन कैसे आएंगे, क्या ये एनवायरनमेंट के को हैंडल कर पाएगा, क्या ये अपने आप को इवॉल्व करेगा, इसके अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. सिंपल फॉर्म में क्या हुआ, एक सेल ने अपने आप को दो सेल्स में डिवाइड कर लिया, सिंपल थिंग. नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कहें दो टाइप के गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है. टू टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स आर रिक्वायर्ड, दैट दोस आर नेम्ड एज गैमेट. जैसे ह्यूमंस के अंदर बात करें तो स्पर्म एंड ओवा, जिसको अगर दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है एंड वहां से नया ऑफस्प्रिंग बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड बोला जाएगा. तो ये किन के अंदर देखने को मिलता है? आपको फिशेस के अंदर, फ्रॉग्स के अंदर, हॉर्स, हैन, मैमल्स के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा. बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है आपके
सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर कि एसेक्सुअल मोड में आपके सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट फिजन, तो पहले फिजन को समझने से पहले ना हम एक दो वर्ड को समझते हैं। एक होता है आपका फ्यूजन, एक होता है आपका फिजन। ठीक है, इन दोनों वर्ड को समझ लेते हैं। काफी बार बच्चे इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज होते हैं। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन मतलब फ्यूज, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। तो फ्यूजन क्या हो रहा है? फ्यूज होना यानी कि जुड़ना, फिजन यानी कि टूटना, सिंपल। ठीक है, जैसे आप फिजिक्स के अंदर भी ये चीज पढ़ोगे, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है या न्यूक्लियर फिजन में क्या हो रहा है। दो आपके डिफरेंट प्रोसेस हैं, एक से आपके एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, एक से आपके हाइड्रोजन बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं आपके सन के अंदर, जो सन से हमें लाइट मिल रही है, सन के अंदर जो एनर्जी है उसमें फ्यूजन प्रोसेस है या फिजन है। ये सारी चीजें हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, बट ये दो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों वर्ड्स के अंदर। तो अब यहाँ पे हमने पढ़ा फ्यूजन और फिजन के बारे में। अब हम बात करते हैं फिजन। तो फिजन आपने समझा यानी कि डिवीजन। ठीक है, सिंपल मतलब में समझे तो डिवीजन। तो प्रोसेस ऑफ फिजन में क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू। अब इसके भी दो टाइप हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होगा? बाइनरी, दो। ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे। मल्टीपल के अंदर n नंबर ऑफ यानी कि मल्टीपल्स आपके क्या बनेंगे? ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ठीक है, अब बाइनरी फिजन किसके अंदर देखने को मिलता है? बाइनरी फिजन के अंदर जो पैरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो जाता है टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म या टू फॉर्म टू न्यू डॉटर सेल्स। तो इनको क्या बोलेंगे? जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, लेशमानिया बैक्टीरिया के अंदर क्या देखने को मिलता है? बाइनरी फिजन। अब ये होता कैसे? ये मान लो आपका अमीबा है। ठीक है, अब अमीबा का ये वाला जो पार्ट है, ये इस टर्मिनल से थोड़ा सा दूर जाना शुरू होगा, जिससे क्या होगा? इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। क्या होगा? इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा। ये आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस जो है उसने अपनी शेप चेंज करी है। धीरे धीरे दोनों अपोजिट पोल पे जाता जाएगा एंड यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा कि साइटोप्लाज्म ही अपने आप को न्यूक्लियस के आसपास सेग्रीगेट करना शुरू करेगा। तो दोनों न्यूक्लियस के आसपास बराबर मात्रा में साइटोप्लाज्म आएगा एंड आफ्टर सम टाइम दोनों से जो आपका एक सेल है वो दो अदर सेल्स के, टू डॉटर सेल्स के अंदर आपका डिवाइड हो जाएगा। दिस इज बाइनरी फिजन। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि पैरेंट सेल के पास क्या है? न्यूक्लियस। अब मैनी न्यूक्लियाई कंटेन्ड इन सिस्ट, एक सिस्ट टाइप फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर मैनी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है एंड हर एक न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है? थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म रहता है। जैसे ही सिस्ट ब्रेक होती है, जैसे ही आपकी सिस्ट ब्रेक हुई तो जो न्यूक्लियाई हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एंड डॉटर सेल जो रिलीज कर दिए जाएंगे। तो इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? मल्टीपल फिजन का नाम देंगे। नाउ वी टॉक अबाउट अनदर फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके अंदर एक अनदर टाइप की बात करें, दैट इज बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होगा? जो आपका पैरेंट है वो अपने ही ऑर्गन को, अपने ही बॉडी पार्ट को ग्रो करेगा और जो बॉडी पार्ट ग्रो हुआ है वो अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जब वो पैरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम हाइड्रा की बात कर रहे हैं, दिस इज योर हाइड्रा एंड यहाँ पे क्या हुआ? बर्ड का फॉर्मेशन हुआ। बर्ड का फॉर्मेशन दिख रहा होगा आपको, थोड़े जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ आपका बर्ड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब ये जो बर्ड बना है ये अपने आप को ग्रो करेगा। ये किस तरीके से ग्रो करेगा? अपने आप को इस तरीके से ग्रो करेगा। ग्रो करते करते जब ये सब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में ग्रो हो जाएगा तब क्या काम करेगा? ये पैरेंट से डिटैच हो जाएगा एंड एक न्यू हाइड्रा आपका बनाएगा। तो ये एक चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे जो बर्ड है वो ग्रो करेगा एंड आफ्टर अ ग्रो, जहाँ पे टेंट्रिकल्स वगैरह डेवलप हो चुके हैं, ये एक अनदर ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाएगा और पैरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाएगा एंड दिस इज योर न्यू हाइड्रा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ बर्डिंग। बर्डिंग क्या है? एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नाउ वी टॉक अबाउट बडिंग इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर बडिंग कैसे होगी तो इसको भी देख लेते हैं। तो आपका न्यूक्लियस है एंड पैरेंट सेल है। यहाँ पे क्या होगा? आपका अगेन न्यूक्लियस का थोड़ा सा इलोंगेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला। तो न्यूक्लियस का इलोंगेशन होगा एंड जो नया न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है
इलोंगेशन के बाद उसके आसपास साइटोप्लाज्म आ जाएगा, एंड धीरे धीरे साइटोप्लाज्म के बाद क्या होगा वहां पे कि जैसे ही साइटोप्लाज्म आ जाएगा वहां पे डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। डिवीजन किस तरीके से होगा ये देख लेते हैं। यस, ठीक है, ये देखो साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है यहाँ पे आपका डिवाइड हो गया, तो ये बड बन गया न्यूक्लियस के साथ, एंड इसके बाद क्या होगा यहाँ पे ये देखो डॉटर यीस्ट यहाँ से अलग हो जाएगा, चेन बन गई सेल्स की, क्योंकि वो इलोंगेट जो न्यूक्लियस है वो कई सारे मल्टीपल सेल्स बनाएगा, एंड इसके बाद ये पैरेंट सेल से डिटैच हो जाएंगे एंड अपना एक अलग ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाएगा। दिस इज बडिंग इन यीस्ट। Spore formation. Spore formation, the parent plant produce hundreds of microscopic reproductive units called spores. Spores क्या है? Reproductive unit है. When spore case of the plant bursts, then the spores spread into air. When these airborne spores land on soil, ठीक है, under favorable condition like damp, warm condition, they germinate and produce a new plant. For example, ये आपकी फंगस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ पे इस तरीके से एक कवरिंग थी, जब ये बर्स्ट हुई तो इसके अंदर स्पोर्स थे। स्पोर्स क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। तो ये जैसे ही एनवायरनमेंट में आएंगे और फेवरेबल कंडीशन बनेगी तो ये न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप हो जाएंगी। दिस इज ए स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिंगल पेरेंट ने स्पोर्स बनाया और उनको बर्स्ट होने के बाद एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया। सिमिलर कंडीशन बनते ही उनके अकॉर्डिंग कंडीशन उनको मिलते ही वो जर्मिनेट कर जाएंगे, एक न्यू प्लांट, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का वहां पे क्या होगा? क्रिएशन होगा। रीजनरेशन के अंदर क्या होता है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट के किसी भी एक हिस्से को काट दो और वो दोबारा से अपने पूरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लेनेरिया का एग्जांपल है, प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वॉर्म। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया को मैं यहाँ से कट करता हूँ, फॉर जैसे ये कट किया हुआ है, यानी कि अब मेरे पास ये वाला हिस्सा आ गया प्लेनेरिया का, मैंने इतना हिस्सा क्लियर कट किया, ठीक है। ये सुंदर सुंदर तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़पावे मुझे सारी, हाँ, तो ये यहाँ पे दो इस तरीके से प्लेनेरिया बना। अब रीजनरेशन प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो नीचे वाली पूरी इसकी बॉडी है, ये तो नहीं थी, बट प्लेनेरिया के पास ऐसी पावर है कि ये वापस से पूरी बॉडी को ग्रो कर लेगा। अब मान लो मैंने इसके इतने हिस्से को कट किया, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया, आपके पास इतना ही हिस्सा बचा, तो अब प्लेनेरिया क्या काम करेगा? पूरे की पूरी बॉडी को डेवलप कर लेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा ग्रो होके ये देखो पूरा ऑर्गेनिज्म, यहाँ से पूरा एक नीचे वाले हिस्से से पूरा ऑर्गेनिज्म, ऊपर वाले हिस्से से पूरा ऑर्गेनिज्म, बीच वाले हिस्से से भी एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। अब ये जो चीज हो रही है ये यहाँ पर तो हो पाती है, बट ह्यूमंस के अंदर ये चीज क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो इस तरीके से जो सेल्स हैं, सारे सारे सेल्स सेक्स सेल्स नहीं है। सारे सारे सेल्स के अंदर क्या है? इस तरीके की पावर नहीं है। बाकी सेल्स तो क्या हीलिंग होती है हमारे अंदर, या कोई कहीं पे कट लग गया, कुछ हद तक पावर तो रीजनरेशन की हमारे अंदर भी है। कैसे? हाथ में कट लग जाता है, कहीं ब्लेड से कोई कट लग गया तो कुछ टाइम तक ब्लीडिंग होती है, फिर वहां पे क्लॉट आ जाता है, तो वहां पे रीजनरेशन तो हो रहा है, लेकिन स्किन ही रीजनरेट हो रही है। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे हाथ को बॉडी से अलग कर दो और इस हाथ से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। पूरे हाथ से सर्वी भैया नहीं बनेंगे, बट सर्वी भैया के हाथ पे कट है तो वो हाथ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्लेनेरिया के अंदर क्या है? आप इसके सर को काटो अलग रख दो, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बीच की बॉडी को काट के अलग रखो, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ह्यूमंस के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर गैमेट्स जो प्रेजेंट है उनके अंदर ही ये कंडीशन प्रेजेंट है। सोमैटिक सेल्स वहां पे जर्म सेल्स प्रेजेंट है, सेक्स सेल्स प्रेजेंट है। तो वहां पे क्या होता है? जर्म सेल्स की जो होते हैं उनके अंदर रीजनरेशन पावर होती है कि वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। बट जो आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं, जो आपकी स्किन पे हैं, जो आपके हार्ट के अंदर है, जो लीवर के अंदर है, उनके पास ये पावर नहीं होती। लीवर अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, बट लीवर से दोबारा एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया जा सकता। हाथ पे कट लग जाए तो स्किन वापस से आ जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, स्किन रीजनरेट हो जाती है, बट उस स्किन से नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया जा सकता। बट आपके स्पर्म और ओवा को यूटिलाइज करके एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट किए जा सकते हैं। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो हमारे ह्यूमंस के अंदर रीजनरेशन पावर है, लेकिन उससे पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया जाता। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? एक नया इंडिविजुअल बनाना। तो नया इंडिविजुअल तो नहीं बनेगा, तो इसलिए हमारा वाला रीजनरेशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो प्लेनेरिया के अंदर ये होता है। फ्रेगमेंटेशन अगेन वेरी सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ नहीं है भैया, आपका स्पाइरोगारा आया, स्पाइरोगारा को काट दो,
जितने हिस्सों में स्पाइरोगारा को काटा, हर एक हिस्सा एक नए इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। द ब्रेकिंग अप of the body of a simpler multicellular organism into 2 or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism, is called fragmentation. The organism like Spirogyra and sea anemones can reproduce by the methods of fragmentation. तो ये इसके दो एग्जांपल हैं, Spirogyra and sea anemones। एंड अब बात करें तो भैया यहाँ पे भी आपने कहा कि फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को कट कर रहा है, नए ऑर्गेनिज्म में बना रहा है, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है। फिजन में भी आपने सेम बात कही थी कि फिजन के अंदर भी क्या हो रहा है कि एक अमीबा अपने आप को दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसा कैसे, फिर तो दोनों सेम बातें तो हो गई नहीं। द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन इज फिजन किसके अंदर हो रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन किनके अंदर हो रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये एक मेजर डिफरेंस है। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज करता है, भैया फिजन में भी तो दो में डिवाइड हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन में भी तो दो में डिवाइड हो रहा है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है, फिजन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले से सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, वेयरएज इन फ्रेगमेंटेशन जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर है। सो दिस इज द की डिफरेंस इन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। Now if we talk about vegetative propagation में क्या होता है, new plant are obtained from the parts of old plant like stem, root, leaves without the help of any reproductive organ, ठीक है। तो आपकी जो हरी घास होती है उसको भी इसी तरीके से ग्रो किया जाता है इन द फील्ड आफ्टर रेन्स फ्रॉम द ड्राई ओल्ड स्टेम ऑफ ग्रास प्लांट प्रेजेंट इन द फील्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि प्लांट का, ओल्ड प्लांट का कोई भी एक पार्ट, फॉर एग्जांपल स्टेम ले लिया किसी का रूट ले लिया, किसी के लीव्स ले लिए, उनको यूज किया जाता है एक नए प्लांट को उगाने के लिए। ग्रीन ग्रास जो होती है, जब रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन के बाद क्या काम करते हैं कि जो आपकी ड्राई ग्रास लैंड के ऊपर होती है उसी को लेकर आते हैं और उसी को अलग अलग हिस्सों में लगा देते हैं, एंड वो सेम घास से ही आपकी नई घास बन जाती है। अब पोटैटो के केस के अंदर एक चीज अपने पेरेंट्स से पूछना, या कोई हो जिनको खेती बाड़ी के बारे में नॉलेज हो, यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज हो, तो एक चीज है कि कभी क्या उन्होंने पोटैटो मुगल लेकर आए थे भारत में? भारत का नहीं है ये, बाहर से आया है ये, इंडिया में नहीं उगता था। ये सारी की सारी चीजें मुगल लेके आए, भारत में कुछ नहीं उगता था ढंग का। तो जब मुगल आए थे तो वो आलू लेकर आए थे, ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। तो आलू, अब आलू के अंदर क्या होता है, अब आलू के अंदर क्या है, पूछना जिनको भी खेती बाड़ी या फिर एग्रीकल्चर की नॉलेज है कि क्या आलू के सीड्स आते हैं, क्या आलू के सीड्स मार्केट में आते हैं या नहीं आते हैं, आते हैं तो यूज होते हैं या नहीं होते हैं, ये दो सवाल पूछना। आंसर मैं अभी बता देता हूं बट फिर भी आप लोग पूछ लेना। तो क्या है कि जो आलू है उसको कैसे उगाया जाता है कि आप एक आलू लेते हो और उसको फील्ड के अंदर डाल देते हो, आफ्टर सम टाइम जितना भी उसको पानी देना होता है, जो टेम्परेचर देना होता है, जिस सीजन में लगना है, वो सारी चीजें आपने फॉलो करी। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये जो एक आलू है उसके ऊपर कई सारे इस तरीके से आलू के ही भाई बंधु उगाते हैं, ठीक है, जिनको हम बर्ड्स कह रहे हैं। तो ये ही जब बर्ड्स ग्रो हो जाएंगी तो ये यंग प्लांट बनाएंगी, एंड हर एक प्लांट की जो रूट नीचे जाएगी, यहाँ पे हमें आलू 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 कई सारे आलू मिलेंगे, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता क्या है कि हमने आलू लिया और आलू से ही आलू को उगा दिया। और क्या एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, हम गन्ने को भी यूज करते हैं, शुगर केन को यूज करते हैं कि उसकी जो स्टेम है उसको कट करते हैं, वो कुछ इस तरीके से आपका गन्ना दिखता है, ठीक है। तो उसके यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और इसको ग्राउंड में डाल देंगे, तो एक नया शुगर केन का प्लांट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज कर रहे हैं, यानी कि कोई भी एक पार्ट लो आप प्लांट का, उससे एक नया प्लांट बना दो, उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये यूज किया जाता है। हम आलू की बात करें तो आलू के सीड मार्केट में आते हैं, बट आलू को मैक्सिमम टाइम बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम सीड्स का यूज कर रहे होते हैं, मैक्सिमम टाइम हम उनको आलू से ही उगा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन क्या है, अब यहाँ पे क्या आलू डाला, नेचर ने ग्रो किया, इंसानी कोई इसमें हाथ नहीं है। आर्टिफिशियल में क्या है, इंसान की करामात करी हुई है, यानी कि इंसान कुछ ना कुछ, ह्यूमन कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करे जिसके बाद वहां पे प्रोपगेशन देखने को मिले। मैन मेड मेथड्स इज कॉल्ड
The process of growing many plants from one plant by man-made efforts is named as artificial propagation. यानी कि इंसानों की गतिविधियों के द्वारा। तो इसके भी artificial propagation के भी 3 पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। वन इज कटिंग, वन इज लेयरिंग एंड अदर वन इज ग्राफ्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, समझेंगे क्यों। कटिंग, कटिंग के अंदर कुछ नहीं है, आपने जैसे रोज लिया, रोज की एक यहाँ पे टहनी को काटा और उसको ग्राउंड में डाल दिया। अब यहाँ पे रूट ग्रो करेगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे आपकी रूट ग्रो करेगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी रूट ग्रो कर गई एंड जब से जैसे रूट ग्रो करेगी यहाँ पे न्यूट्रिशन मिलेगा, प्लांट ग्रो करेगा एंड यहाँ पे आपको आपका नया आपको रोज देखने को मिलेगा, है ना। गुलाबी आंखें नहीं देखने को मिलेंगी, गुलाब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गुलाब के अंदर, बोगनविला के अंदर, ग्रेप्स के अंदर, शुगर केन के अंदर, बनाना के अंदर, कैक्टस के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब बनाना को, शुगर केन को हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमने जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा तो समझा कि वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, बट शुगर केन को हम लोग मैन मेड एक्टिविटी से रेगुलेट कर रहे हैं, यानी कि हमें काटना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, आलू के अंदर ये नहीं कि आलू डालना तो हम ही को पड़ेगा ग्राउंड में, बट वो अपने आप होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने पूरा पूरा गन्ना डाल दिया और उससे हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको नोट्स डालने पड़ते हैं उसके, जिसके बाद आप उसकी फील्ड के अंदर ग्रोथ देख सकते हो। तो आसपास होंगे गन्ने के खेत, कहीं पर आप अगर ऐसी जगह पे रहते जहाँ पे हैं तो जरूर देख कर आना। बनाना के अंदर, कैक्टस के अंदर, ठीक है, वहां पे कटिंग मेथड से ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये देखो, यहां से काटा इसको नए गमले में लेके गए कि चलो भैया नए घर चलेंगे। नए घर जाते भैया ने क्या काम किया, अपनी रूट्स को ग्रो करना शुरू किया एंड इस प्लांट को हमने ग्राउंड के अंदर डाल दिया एंड वहां से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ स्टेम कटिंग। लेयरिंग, लेयरिंग के अंदर भी क्या है, बहुत सिंपल सा एक मेथड है जिसके अंदर क्या होता है कि ब्रांच ऑफ अ प्लांट को क्या किया जाता है, पुल टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट के एक पार्ट को पुल किया जाता है, ग्राउंड के अंदर डाला जाता है और उसको कवर कर दिया जाता है मॉइस्ट सॉइल के थ्रू, तो लीविंग द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड। टिप कहां पे रहेगी, बाहर रहेगी। ये देखो, ये टिप कहां है, बाहर है। आफ्टर सम टाइम न्यू रूट्स डेवलप, यहाँ पे नई नई रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा और आपका नया प्लांट बन जाएगा। दिस इज लेयरिंग। एक होती है मल्टीपल लेयरिंग। मल्टीपल लेयरिंग में क्या होगा, ये आपका ग्राउंड हो गया, मान लो ये आपका प्लांट है। ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए प्लांट कंसीडर कर लो एंड ये 1, ये 2, ये 3, ये सेम को इस तरीके से कर दिया। अब ये जितना भी पार्ट नीचे गया है, ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये वाला, ये क्या काम करेगा, 1 प्लांट, 2 प्लांट, 3 प्लांट, तो यहाँ से एक प्लांट आ जाएगा, यहाँ से एक प्लांट आ जाएगा, यहाँ से, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल लेयरिंग। तो लेयरिंग को हमने समझा कि लेयरिंग से भी हम लोग नए प्लांट्स बना सकते हैं। नाउ ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग को कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या है, मिश्रण है, एक तरीके से क्या है, कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट कैसे, मान लो तुम्हें स्कूल का ना एक प्रोजेक्ट मिला। क्या मिला तुम्हें, स्कूल का एक प्रोजेक्ट मिला। अब उस प्रोजेक्ट में तुमने क्या काम किया, तुम्हारे दोस्त ने सारा काम किया, वर्क डन बाय योर फ्रेंड, एंड तुमने क्या काम किया, उस सारे काम में से तुमने लगा यार मेरी पीपीटी तो अच्छी नहीं है, इसकी पीपीटी बढ़िया है, एक काम करते हैं इसकी पीपीटी ले लेते हैं, फॉर्मेट ले लेते हैं, अंदर के शब्द चेंज कर देते हैं थोड़े बहुत। तो तुमने क्या काम किया, उसके काम में से जो बेस्ट चीजें थी, जो तुम्हें पसंद आई, वो तुमने रख ली और उसको तुमने मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन। जो भी तुमने सोचा कि भाई ये करने से ये चेंजेस आएंगे, तो तुमने कुछ तो दिमाग लगाया होगा, इतने नल्ले थोड़े ना हो, दिमाग तो तुमने भी लगाया होगा पूरा जोरदार तरीके से कि भैया दिमाग की तो बात ही मत करो, हम तो प्रोजेक्ट ही नहीं बनाते, कॉपी पेस्ट मार के ले जाते हैं कलर चेंज करके। ऐसा तो कौन कौन करता है भाई, हैं, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हाँ, अब ग्राफ्टिंग के मेथड को समझते हैं। ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच कट स्टेम्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स। हमने क्या पढ़ा, प्रोजेक्ट किसका था, किसी और का था, हमने उसके अंदर अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चेंजेस करके मैम को जमा करा दिया, मैडम लो। अब ग्राफ्टिंग भी कुछ ऐसा ही है। इसी एग्जांपल से ग्राफ्टिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ्टिंग के अंदर भी क्या है कि 2 स्टेम है, एक बढ़िया वाली है जिसने काम किया हुआ को भी समझेंगे कौन सा काम किया हुआ है, और एक है जो ठीक है लेकिन हाँ चेंजेस करेंगे तो जीवन में स्वाद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, है ना। तो ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट आर जॉइंड टुगेदर इन सच अ वे दैट 2 स्टेम जॉइन एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। यानी कि आपने दोनों प्रोजेक्ट को मिला के क्या कर दिया, एक प्रोजेक्ट बना दिया। दोस्त की क्रिएटिविटी ले ली, अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी और एक सिंगल प्रोजेक्ट आपने दोनों प्रोजेक्ट को मर्ज करके बना दिया।
यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, दो स्टेम्स को कट किया गया। किस तरीके से कट किया जाएगा, हमारे पास दो प्लांट है, हमें पता है कि एक प्लांट की ना ग्रोथ बहुत अच्छी है, वो न्यूट्रिशियस वैल्यू के अंदर बहुत सही है, क्योंकि उसकी जो जड़ें है ना वो बहुत मजबूत है, तो वो अच्छे से न्यूट्रिशन ले पाता है। दूसरा जो प्लांट है ना भाई, हमें उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं जिस क्वालिटी का हमें फ्रूट चाहिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो तुमने सुना होगा आम की ना कई सारी वैरायटी आती है गर्मियों में, एक होता है चौसा, एक होता है लंगड़ा, एक होता है दशहरी, एक होता है इलाहाबादी, है ना। तो ये सारे आम होते हैं। मान लो तुम्हारा जो लंगड़ा आम है वो बहुत ज्यादा खाने में टेस्टी है, मीठा बहुत होता है, टेस्टी होता है, तुम्हें फ्रूट कौन सा चाहिए, लंगड़े आम का ये वाला। लेकिन जो लंगड़ा आम की जो जड़ें है ना वो उतनी मजबूत नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या है कि उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती, उतना प्रोडक्शन नहीं होता लंगड़ा का। लेकिन जो तुम्हारा मान लो चौसा आम है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन टेस्ट उतना ज्यादा सही नहीं है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं चौसा की रूट ले लूंगा, ठीक है, मैं चौसा आम की रूट ले लूंगा और उसके ऊपर लंगड़ा आम की इस तरीके से इन दोनों प्लांट्स को मैं मर्ज कर दूंगा। तो न्यूट्रिशन कहां से आएगा, चौसा आम की रूट से, लेकिन प्लांट कौन सा ग्रो, फ्रूट कौन सा खाऊंगा मैं, आपका लंगड़ा वाला। तो आपका लंगड़ा आम यहाँ पे हमें मिल जाएगा, हम मजे से गर्मियों में खाएंगे अपना लंगड़ा आम, है ना। दीन दुनिया गई तेल लेने, हम खाएंगे आम बैठ के, ठीक है। ये सेम चीज हो रही है। अब ग्राफ्टिंग के अंदर क्या हो रहा है, द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट, ठीक है, हैविंग रूट्स, जो जिसकी रूट्स हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक बोल रहे हैं, और जिसका अपर पार्ट है उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे आपके, जिसका अपर पार्ट है उसको हम बोल देंगे शियोन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बात करेंगे कि जो आपकी, जिसका हम रूट लेंगे उसको हम स्टॉक बोलेंगे, और जिसकी हम स्टेम लेंगे, जिसको ऊपर की तरफ लगाएंगे, जहां से हमें वो ऊपर वाला पार्ट चाहिए, लंगड़ा के बारे में जैसे हमने बात करी, तो उसको हम बोल देंगे शियोन, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, डिजायरेबल फीचर, भाई मेरे को आम तो भाई वो लंगड़ा ही खाना है, लेकिन लंगड़े की उतनी ना, लंगड़ा आम की उतनी वो नहीं होती, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो हमें डिजायरेबल फीचर चाहिए, तो वो हम यहाँ से न्यू प्लांट से ले सकते हैं। उसके बाद जो हमें सीड से हम ग्रो करते हैं तो उसे मैनी ईयर्स, हमें जब तक फ्रूट आएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम इस तरीके से करें तो, है ना, आपका जब आम का एक पेड़ लगता है तो 4 साल 5 साल लगते हैं, अब मैं फिर से एक पेड़ लगाऊं, फिर मेरे को नया पेड़ मिलेगा, मैं एक काम ना करूं तो मैं एक की जड़ ले लूं और उसी प्लांट की कहीं से मैं ऊपर से स्टेम लगा दूं, तो मेरे को इसका प्रोडक्शन जल्दी मिल जाएगा, मेरे को 4 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक चीज है, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव, द प्लांट ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजुअली नीड्स लेस अटेंशन इन देयर अर्ली इयर्स देन द प्लांट ग्रोन फ्रॉम द सीड। तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फायदा हो गया, ठीक है। कम केयर करनी पड़ेगी, वरना अगर सीड लगा के ग्रो करोगे तो बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। एक ही पेरेंट से ग्रो किया जा सकता है, पॉलिनेशन वगैरह की झंझट ही खत्म हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम ही हमने खत्म किया, लगाया काम चालू, ठीक है। और हमें यहाँ से सीडलेस प्लांट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा आम का एग्जांपल जो मैं तुम्हें दे रहा था उसका ये देखो इमेज, ठीक है। यहाँ पे आम है, ये आम का पेड़ है, जैसे ये मैंगो। अब किसी ने क्या काम किया, चौसा के ऊपर लंगड़ा लगा दिया, अगली गर्मी में मस्त लंगड़ा आम खाएगा। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से आपका आर्टिफिशियल प्रोपगेशन होता है, ग्राफ्टिंग जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। एंड एक और तरीका है, द लास्ट पार्ट फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर क्या, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर, या जिसको प्लांट टिश्यू कल्चर, पीटीसी भी कहा जाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है, मान लो कि हमें एक प्लांट है जिसकी कुछ खासियतें हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, उसको ग्रो करना है, तो तब हम टिश्यू कल्चर को यूज करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट टिश्यू removed from the growing tip of a plant in a suitable growth medium called tissue culture. The production of plant by the method of tissue culture is also known as micropropagation. ठीक है, क्यों माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं, क्योंकि ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल यूज, तो इसको माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। अब क्या है, मान लो मैंने एक एनवायरनमेंट लिया, उसके अंदर मैंने अपने एक प्लांट की, ग्रोइंग प्लांट की जो टिप है वहां से कुछ एक्सट्रैक्शन लिया प्लांट का और उनको ग्रो किया। अब इन चारों ही को मैंने अलग अलग मीडियम में रख के देखा,
कि ये कितने पानी पे कितने टेम्परेचर पे कैसे काम करेगा। ये हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, जहां पे हम प्लांट को अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग लाइट, अलग अलग लोकेशन के किस तरीके की वहां पे कंडीशन होंगी और वो किस तरीके से ग्रो कर सकता है, तो हम उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं वहां पे, यानी कि उसकी ग्रोथ को हम देख सकते हैं कि हम उसको ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे कुछ सप्लीमेंट्स देकर, फर्टिलाइजर, मैन्योर, किस तरीके से वहां पे काम करेगा। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में थोड़ा सा पार्ट लेंगे और उसको ग्रो करके लैब में देखेंगे अलग अलग कंडीशन पे वो कैसे काम कर रहा है। जो हमें बेस्ट रिजल्ट दे रहा होगा उसको हम फील्ड में अप्लाई करेंगे एंड अपना इकोनॉमिकली वो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दिस इज प्लांट टिश्यू कल्चर, जहां पे हम प्लांट के एक छोटे से हिस्से को यूज करके एक नया प्लांट ग्रो कर देते हैं, उसको एक्सटर्नल मीडियम प्रोवाइड करके। एडवांटेजेस क्या है? फास्ट टेक्निक है, thousands of plant that can be produced in few weeks, ठीक है। न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री, तो अगर कोई डिजीज वगैरह भी नहीं होगी वहां पे। प्लांट टिश्यू कल्चर कैन ग्रोन प्लांट राउंड द ईयर, बाहर कोई भी सीजन चल रहा भाई, लैब में तो मैं अपना कंडीशन मेंटेन कर लूंगा ना, बाहर के सीजन से फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड, एक लैब ही चाहिए इसको डेवलप करने के लिए, बहुत बड़ी फील्ड नहीं चाहिए। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं आपके टिश्यू कल्चर के। सो दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जहां पे हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर एसेक्सुअल मोड को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा एंड ये आपको हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन सी या, बाय बाय।